अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर रक्त पित्त, चरक चिकित्सा 4। ठीक है। रक्त पित्त में सबसे पहले अब जब देखोगे तो वहां पे एक कोटेशन आती है, महाअगदम महावेग अग्निवत शीघ्रकारी। इस पर क्वेश्चन भी आया है एआईपीजीटी में कि महाअगद बोला गया है, तो रक्त पित्त को किस में रखा गया है। जब हम अष्ट महाअगद पढ़ेंगे तो वहां पर रक्त पित्त की गणना की गई है, तो ये क्या है, महाअगद बोला गया है इसको। ठीक है। और ये क्या है, अग्नि की तरह शीघ्र फैलने वाला होता है। ठीक है। इसका वेग जो होता है अग्नि की तरह शीघ्र ही होता है। तो महाअगदम महावेगम अग्निवच शीघ्रकारी किसके लिए बोला है, रक्त पित्त की बात ये की गई है। फिर इसके बाद इसकी निरुक्ति में क्या बोलते हैं, संयोगात दूषणात समान वर्ण गंध। ठीक है। संयोग से प्लस दूषित करने के कारण और सामान्य गंध वर्ण इसका होता है रक्त और पित्त का। ठीक है। रक्त और पित्त दोष क्यों दिए गए, इनके संयोग से, इनके दूषण करने के कारण से, दूषणात्, और इनकी जो गंध और वर्ण के सामान्यता से क्या है, इसकी निरुक्ति बोली गई है। जो आश्रय बोला गया है, जो आप पढ़ते हो रक्त व स्रोतस का भी आश्रय क्या है, यकृत और प्लीहा। तो रक्त पित्त का भी आश्रय क्या है, यकृत और प्लीहा लिया गया है। मूल क्या है, रक्त की बात कर रहे हैं तो रक्त व स्रोतस उसका मूल हो गया है। जब हम इसके निदान संप्राप्ति की बात करेंगे तो यह यहाँ पर एक लाइन आती है, तस्य ऊष्मा द्रवो धातु प्रसीच्यते। कौन सी द्रव धातु ऊष्मा के कारण क्या होती है, वो प्रसीच्यते, एकदम से चू चू कर निकलती है। ठीक है। ऊष्मा से द्रव रूप हो जाती है। तो तस्य ऊष्मा द्रव धातु प्रसीच्यते किसके बारे में लाइन आती है, रक्त पित्त के बारे में आता है। उसके बाद तीन प्रकार के ये बोलते हैं, वात पित्त और कफ, और उसके कुछ इन्होंने लक्षण भी सिंपल बताए गए हैं। तो वात में क्या है, सिंपल फीचर से जैसा वायु के लिए बोला गया है वैसे ही वातज रक्तपित्त भी होता है। श्याव होगा, अरुण होगा यहाँ पे। ठीक है। और सफेन तनुरुक्ष, यही सेम फीचर्स हम वात की जब दोष की बात करते हैं तो वहां पर भी आते हैं। ठीक है। और वायु वातज वाला जो रक्तपित्त है वो भी कैसा रख निकलेगा, श्याव होगा, अरुण होगा वर्ण में, फेन जैसा होगा और तनुरुक्ष होगा। कफ में क्या है, सांद्र और पांडु वर्ण का, सा स्नेहम पिच्छलम। पित्त के बारे में क्या करते हैं, पित्त इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना है। क्या बोल रहे हैं, कृष्ण वर्ण का। कृष्ण वर्ण का क्या बोला गया है, पित्त रक्त पित्त बोला गया है। कैसी गंध है, गोमूत्र गंधी है। कौन सी, गोमूत्र गंधी। कौन सा रक्त पित्त जिसकी गंध गोमूत्र जैसी होती है, पित्तज रक्त पित्त जिसकी गोमूत्र गंधी उसका फीचर बोला गया है। मेचक आगार धूमांजनम, मेचक आगार धूमांजनम किसके लिए बोला है, पित्तजन्य रक्त पित्त के लिए बोला है। तो मेचक वाला पॉइंट प्लस गोमूत्र वाला पॉइंट किसके लिए आएगा, आपका पित्तज रक्त पित्त में आएगा। फिर उसके बाद किसकी बात करते हैं, ये साध्यता असाध्यता बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। और दोषज वाले भी जो है वो कौन क्या उसकी साध्यता साध्यता यानी कि प्रोग्नोसिस उसकी क्या रहेगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे पूरा मैंने कंपाइल करके नोट किया है। जो कफज वाला है, ठीक है, जिसको कि हम ऊर्ध्व भागज रक्तपित्त भी बोलते हैं। ठीक है। ऊर्ध्व भागज जो रक्तपित्त होता है उसमें कफ दोष का प्राधान्य होता है, वो क्या होता है, साध्य रहेगा। ठीक है। अधोभाग का जो रक्तपित्त है उसमें कौन सा दोष प्राधान्य होगा, वात दोष का प्राधान्य होगा। वो रक्तपित्त कैसा है, याप्य बोला गया है। ठीक है। और जो वात और कफज यानी कि उभयज रक्तपित्त जो है वो हमारा असाध्य बोला है। तो यहाँ पे आप ऊर्ध्व अधो और उभय ये भी वर्ड्स को नोट इंक्लूड कर लेना। ठीक है। उदय उभय वाले में सबसे इंपॉर्टेंट है दोष आपको पता होने चाहिए। उभय वाले में कौन सा दोष, कफ दोष। अधो वाले में कौन सा दोष, वात दोष। और उभय वाले में जो होंगे वो वात और कफ दोनों दोष की बात की गई है। ऊर्ध्व वाला क्या है आपका, साध्य है, यानी कि कफजन्य जो रक्तपित्त है वो साध्य है। वातजन्य जो है यानी कि अधो वाला जो रक्तपित्त है वो याप्य है। और जो उभय वाला है दोनों दोषों के कारण जो रक्तपित्त है वो असाध्य बोला गया है। ठीक है। साध्य वाले में स्निग्ध और उष्ण इसके फीचर्स बताए गए हैं। कफज जो कफजन्य जो रक्तपित्त होता है वो स्निग्ध और उष्ण की कैटेगरी में रखा जाएगा, ऊर्ध्वभागज वाला। और उष्ण और रुक्ष किस में रखा जाएगा, वात वाला जो है वो उष्ण और रुक्ष में रखा जाएगा। ठीक है। तो स्निग्ध उष्ण किस में रखा जाएगा, कफ वाले में। कभी भी वात वाले में स्निग्ध तो आता ही नहीं है, तो हमें याद रखना है वो स्निग्ध और उष्ण किस में, कफ वाले में। और रुक्ष और उष्ण किस में, रुक्ष गुण किसका, वात का, तो वातजन्य रक्तपित्त में।
ठीक है, ये तो आपको स्निग्ध और उष्ण से ही, रुक्ष से ही क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा अब साध्य में हमें पढ़नी है क्या क्या कैटेगरीज हमारी साध्य में लाई कर रही है। जो रक्तपित्त एक मार्ग से निकलता हो, यानी कि एक मार्गज रक्तपित्त हो। ठीक है, बलवतो ना अति वेग ना नवो उत्थित, क्या बोल रहे हैं कि जो कि बहुत ज्यादा वेग वाला ना हो और बहुत ज्यादा बलवान रक्तपित्त, जहाँ पे रोगी जो है आपका उसका बल अच्छा हो। ठीक है, ना अति वेग और बलवतो, बलवतो किसके लिए, रोगी के लिए बोला गया है। तो एक मार्गज, बलवतो, और ना अति वेगवान हो, और नवोत्थित, यानी कि आपकी व्याधि कैसी होनी चाहिए, अभी न्यूली फॉर्म्ड नवोत्थित होनी चाहिए, और सुख काल का होना चाहिए, और निरुपद्रव, बिल्कुल भी उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, सुख काल में वो हो। ठीक है, मतलब कि जो काल हो कफ का उसी में ही ये व्याधि होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपका कैसा रहेगा, साध्य रहेगा। अब आपको इससे कुछ पॉइंट साध्य साध्य हमने जो पढ़ा था चरक सूत्र 7 में, आपको वहां से भी चीजें याद आ, चरक सूत्र उसमें, तो वहां से भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे होंगे जो हमने साध्यता साध्यता पढ़ी थी। चरक सूत्र 7 बोल रही हूँ, गलत बोल दिया, वेगधारणीय वाला। इसके बाद हमने जहाँ पे साध्यता साध्यता की 10th चैप्टर में बात की थी, चरक सूत्र 10 में, तो वहां पे हमने साध्य के यही फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, कि बलवान रोगी है, अगर नव उत्थित कोई भी नव डिसऑर्डर है तो वो सारा हमारे साध्य में जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स वैसे ही आपको समझ में आ रहे होंगे। क्या क्या देखा हमने साध्य में, एक तो वात दोष देखा, दूसरा आपने स्निग्ध रुक्ष की कैटेगरी देखी, ऊर्ध्व विभाग वाला देखा, और फीचर्स क्या क्या पढ़े, अगर एक मार्गज है, बलवान है रोगी, ना अति वेग यानी कि अति वेग वाला नहीं होना चाहिए, नव उत्थित होना चाहिए, और सुखकाल वाला और निरुपद्रव होना चाहिए। फिर उसके बाद याप्य के लिए क्या बोलते हैं, द्विदोषज, जिसमें दो दोष आ गए। अगर दोष कैसे हैं, दो दोष हैं, तो वो कैसे में आ जाएगा, याप्य में। बट यहाँ तो हमने उभय वाली की और कैटेगरी जो है वात कफज, ये है फीचर, और ये यहाँ पे दोष का क्लासिफिकेशन बताया गया है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। जो द्विदोषज दोष वाला है वो याप्य की कैटेगरी में जाने वाला है, क्योंकि ये फीचर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और क्या बोल रही है, शांतम शांतम प्रकुप्यति, शांतम शांतम प्रकुप्यति। तो दो दो वाले जो कैटेगरी है, ग्रुप्स वाली, द्विदोष, शांतम शांतम, दो आ गए ना, शांत शांत दो, शांतम शांतम, मार्गान उन्मार्गान, यहाँ पे भी दो वर्ड आ गए। तो जहां पे भी हम दो दो की बात करें वो किस में आ रहा है, नंबर सेकंड वाला, यानी कि याप्य वाला। देखो याप्य को मैंने सेकंड नंबर पे ही प्लेस किया है। तो शांतम शांतम, मार्गान उन्मार्गान, और द्विदोष, जहां पे भी ये दो 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 वाले ग्रुप्स आ रहे हैं वो किस में जाएंगे, याप्य में जाएंगे। फिर बात आती है आपके असाध्य, असाध्य में क्या क्या फीचर्स बोले हैं। ठीक है, संसृष्टम कफ वाताभ्याम, कफ वाताभ्याम कंठे सृजति, कैसे कैसे दो दोषों की बात की है इन्होंने, कफ और वात वाली, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई, वो किस में आएंगे, आपके असाध्य में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बोलते हैं अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, आपका असाध्य कंडीशन हो जाएगी। जब भी किसी चीज में कॉम्प्लिकेशन यानी कि उपद्रव हो जाती है तो वो चीज कैसी हो जाती है, असाध्य बन हो जाती है। अगर आपकी अग्नि जो है, मंद अग्नि अति वेगवत क्षीणे देहे वृद्ध, क्या बोले, आपकी अग्नि मंद हो गई और वेग कैसा हो गया, बहुत ज्यादा वेग बढ़ गया, अति वेग हो गया, देह कैसा हो गया, क्षीण हो गया। देखो साध्य के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि असाध्य की बात कर रहे हैं, और कैसा व्यक्ति है, वृद्ध है, तो कैसा होगा, असाध्य। तो यानी कि अति वेग, क्षीण देह और वृद्ध। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखनी है, अग्नि क्या है, मंद है। ठीक है, अग्नि कैसी हो गई अब आपकी, मंद हो गई बहुत ज्यादा, तो कंडीशन कैसी जाएगी, याप्य में पहुंच जाएगी। फिर एक आता है पॉइंट कुड़प गंधी। ठीक है, कुड़प गंधी, गोमूत्र गंधी हमने किस में पढ़ा था, जल्दी से कोई बताएगा, मैम पित्तज पित्तज, रक्तपित्त में। पित्तज रक्त पित्त में। ठीक है, और कुड़प की बात की गई है, जब मतलब बिल्कुल ही सड़ी जैसी गंध आएगी, वो आएगी असाध्य में, क्योंकि रोग कैसा हो गया, बहुत ज्यादा पुराना हो गया। ठीक है, हरित, हरिद्र नील हरित ताम्र वर्ण का, मतलब बहुत डिस्कलरेशन आ गया, जो वहां का जो ब्लड था, रक्त है, वो बहुत डिस्कलर्ड हो गया, तो कंडीशन कैसी है, असाध्य। क्षीण कासमायन, बहुत ज्यादा क्षीणता आ गई, और कास वगैरह भी वहां पे आने लगेगी, तो कैसा हो गया, असाध्य। मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे व्याधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि उपद्रव की बात यहाँ पे इन्होंने ऊपर ही कर दी। तो एक आ गया संश्लिष्ट कफ वाताभ्याम, तो जैसे ही दोषों के नाम आए आपको पता चला कहाँ पढ़े थे, असाध्य में पढ़े थे। जब दो दो की बात करी थी, द्विदोषज, शांतम शांतम, मार्गान और मार्गान, तो वो किसमें आया था, सेकंड नंबर वाले, यानी कि याप्य में।
मंदाग्नि वाला किसमें आया था, बहुत खराब खराब फीचर्स, मंदाग्नि हो गई, कुणपगंधी हो गया, अति वेग हो गया, क्षीण देह हो गया। ठीक है, तो ये किस में आई, असाध्य में आ गया। और जहां हमने एक मार्गज, न अति वेग, नव उत्थित, बलवत, सुख काल की बात की, वो क्या थी, हमारी साध्य कंडीशन थी। यहां तक किसी को कोई भी परेशानी, समझ आया? यस मैम। ठीक, यस मैम। आगे चलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे आता है चिकित्सा सूत्र की बात कर रहे हैं, तो अक्षीण बलमास्य यद अशनात् तद दोष उद्दुष्ट उत्कृष्टम न आदो स्तंभनेत। ये क्या बोल रहे हैं, अगर अक्षीण बलमांस, बलमांस जो है क्षीण ना हुआ हो, ठीक है, और खाना खाया हुआ यद अशनात्, तो आप उसकी चिकित्सा करें। ठीक है, जो भी आपको प्रोसीजर आगे बोले जाएंगे। और अगर दोष बहुत ज्यादा उत्कृष्ट अवस्था में है और व्याधि क्या है, पहले की है, ठीक है, मतलब अभी स्टार्टिंग फेज है, ठीक है, तो आप उसका स्तंभन रक्त का ना करें, मतलब कि बिल्कुल भी ना रोकें। ठीक है, वरना आपके जो स्तंभन जन्य व्याधियां हैं, अगर आप रोकेंगे तो वो सारे डिसऑर्डर अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, अक्षीण बल मांस से यद अशनात्, अक्षीण बस बल मांस से हमने ज्वर में भी एक इंडिकेशन पढ़ी थी, किसी को याद है? मैम विरेचन वाले में। विरेचन वाला जो पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अक्षीण बलमांस यद अशनात्, तो ये क्या है, चिकित्सा सूत्र है किसका, रक्त पित्त का। और अगर दोष उत्कृष्ट है तो आदो में शुरुआत में कभी भी स्तंभन नहीं करना है। किसके लिए ये कोटेशन, रक्त पित्त के लिए बोली गई है। अगर हमने स्तंभन कर दिया तो क्या होगी, व्याधियां उत्पन्न होंगी। क्या क्या है उसमें, ज्वर है, ठीक है, गुल्म है, प्लीहा, आनाह, कुष्ठ, अर्श, बुद्धि इंद्रिय का उपरोध, गल ग्रह और पुतिनस्य। ये मैंने कुछ आपके बॉडी की व्याधियां लगाई हैं, कुछ ये आपके आ, मानसिक व्याधि है, बुद्धि इंद्रिय उपरोध, कुछ ये आपका ईएनटी वाले डिसऑर्डर्स हैं, गल ग्रह और पुतिनस्य। तो इतने आपको गो थ्रू करने हैं, बस रटने का काम नहीं करना। फिर यहाँ पे चिकित्सा पे बढ़ते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त क्या है, उसमें आपको क्या कराना है, पहले लंघन कराएं, फिर उसके बाद तर्पण करा दें। पहले आपको क्या कराना है, लंघन, फिर उसके बाद तर्पण। अधोग रक्तपित्त में क्या कराना है, तर्पण, तर्पण के बाद पेया का प्रयोग कराना है। अधोग रक्तपित्त में क्या कराना है, तर्पण और प्रयोग। तो एल टी पी याद रखो, एल टी पी। तो ऊर्ध्व में एल से टी पे जाएंगे और अधो में टी से पी पे जाएंगे। ठीक है, एलटीपी कोड याद रखो, ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधो रक्तपित्त के, लंघन, तर्पण और पेया। फिर उसके बाद अगर ये बोलते हैं पिपासा लग रही है तो हिंबेर आदि पानी दीजिए, खरजूर का तर्पण या फिर लाजा का तर्पण दो। हिंबेर चंदन उजीचे मुस्ता परपटक, ये इसके कंटेंट है, हिंबेर चंदन उजीचे मुस्ता परपटक। और षडंग पानी के कंटेंट बताओ। मुस्ता पर्वत उशी चंदन चवे नागरे। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या चीज आ जाती है, आगे बात कर रहे हैं आहार की, बात कर रहे हैं आहार और मांस कैसा लेना है। तो आहार कैसे लोगे आप, एसपी को, किसी को याद रखो किसको रक्तपित्त व्याधि हुई है, एसपी साहब को रक्तपित्त हो गया है, एसपी से शामक, प्रियंगु, प्रशांत का देते हैं। मांसरस किसका देना है, पारावत कपूत का। मांस आप सिंपल दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं है रटने की। फिर उसके बाद बोलते हैं रक्त पित्त है और उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप कैसा शाक दोगे, यस, वाई एस। ठीक है, रक्त पित्त में अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट है, कफ दोष भी है, तो कैसा शाक दोगे आप, यस, ठीक है, यूष और शाक दोगे। रक्त पित्त हुआ है और वात दोष है तो आप क्या दोगे, मांसरस, क्योंकि बल क्या हो जाता है, वात में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो हम उसके लिए मांसरस का प्रयोग करते हैं। और कफ में क्या दोगे, रक्त पित्त के साथ कफ दोष है तो यूष और शाक, यस, ठीक है, वाई एस कोड याद रखना है, ठीक है, यूष और शाक। अगर रक्त पित्त में ये कंडीशन बता रहे हैं, अगर रक्त पित्त में वात की, कफ की कंडीशन है, वात में मांसरस, कफ में यूष और शाक। और अगर रक्त पित्त में विबंध हुआ है तो आप क्या दोगे, विबंध किसको हुआ है याद रखना, शशांक को विबंध हुआ है। रक्त पित्त का एक रोगी है, उस शशांक नाम का, उसको क्या हो गया है, बहुत ज्यादा विबंध हो गया है, तो शशांक से आपको शशकसा वास्तुक याद रहेगा, शशकसा वास्तुक। और अगर रक्त पित्त में वात बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वात उल्बड़ रक्त पित्त है, तो क्या दोगे, तितर उदुम्बर, तितर और उदुम्बर। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलते हैं शोधन, अगर आपको शोधन प्लान कराना है अगर आपको, तो किसमें दोगे, अक्षीण बलमास। एक तो हमने अक्षीण बलमास यदाश्रीनाथ से इसका चिकित्सा सूत्र भी पढ़ा। और अगर आपको अक्षीण बलमास यानी कि रोगी का जो बल और मांस है वो अगर क्षीण नहीं हुआ है तो आप उसका शोधन भी करा सकते हैं। शोधन कराने के बाद आपको उसका संतर्पण भी कराना है, ठीक है, संतर्पण भी कराना है।
ऊर्ध्व में क्या कराओगे आप, शोधन के नाम पर विरेचन कराएंगे। कौन सा प्रोसेस, विरेचन कराना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऊर्ध्व की बात करें, वैसे हम ऊर्ध्वगत में कौन सी चिकित्सा पढ़ते हैं, वमन पढ़ते हैं, लेकिन रक्तपित्त में हम क्या कराएंगे, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में विरेचन कराएंगे। और किससे कराएंगे, तिक्त और कषाय रस से, तिक्त और कषाय से। अधो में क्या कराएंगे हम, वमन कराएंगे। अधोग रक्तपित्त में क्या कराएंगे हम, वमन कराने वाले हैं, क्या है, मधुर रस, मधुर वाली चीजों से, ठीक है। तो ऊर्ध्व में विरेचन और अधो में वमन कराना है, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं, नाम देते हैं हम प्रतिद्वंद चिकित्सा, ठीक है, सॉरी, प्रतिमार्गहरण चिकित्सा। और प्रतिद्वंद चिकित्सा किसमें कराई जाती है, किसी को पता है, उन्माद में, ठीक है, उन्माद। लिख लेना है। प्रतिमार्गहरण, देखो प्रतिमार्गहरण यहाँ पे करा रहे हैं, ऊर्ध्व में क्या करा रहे हैं, विरेचन करा रहे हैं, और अधो में वमन करा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रतिमार्गहरण चिकित्सा है। और उन्माद में हम कराते हैं प्रतिद्वंद। जो उन्मद उन्मद वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा द्वंद करते हैं। तो उन्मद वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा द्वंद करते हैं, तो उन्माद में प्रतिद्वंद चिकित्सा, ठीक है। ये इसके रस भी याद रखने हैं, तिक्त कषाय से विरेचन और मधुर से वमन, ठीक है। अगर आप किसी को मीठी मीठी चीज नहीं दोगे, ठीक है, तो वो मुंह खराब कर देगा, तो याद रखना है वमन के लिए मधुर वाला पॉइंट। फिर संशोधन के लिए क्या बोलते हैं ये, ऊर्ध्व में संशोधन के बाद तर्पण का प्रयोग कराएं, और अधो में संशोधन के बाद यवागु दे। और अगर वायु बहुत ज्यादा बलवान हो गई है अधो में, अधो रक्तपित्त में हमने कौन सा दोष पढ़ा, वात। वात दोष। तो और अगर वात बहुत ज्यादा बलवान हो गया तो हमें यवागु नहीं, हमें मांसरस का प्रयोग करना है, ठीक है। ऊर्ध्व में तर्पण, ठीक है। और ये संशोधन के बाद की चीज बता रहे हैं, और हमने जो एलटीपी वाला पढ़ा था वो संशोधन नहीं था, वो ऐसे ही इंडिकेशन है सिर्फ रक्तपित्त में, ठीक है। ये संशोधन के बाद ऊर्ध्व में क्या करोगे आप, तर्पण करा रहे हो, और अधो वाले में यवागु देते हो। और अगर कंडीशन में वायु बहुत ज्यादा बलवान हो गई है अधो में, तो आपको मांसरस का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे, हमारा ये खत्म ही होने वाला है चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिया का रेफरेंस आता है, अगर शोष का अनुबंध है तो आप क्या करेंगे, संशमनी क्रिया का प्रयोग करना है आपको। शोष के अनुबंध में, सा से शोष, रक्तपित्त में शोष अनुबंध है तो संशमनी क्रिया पूछा भी जाता है। संशमनी क्रिया किस पे इंडिकेट की गई है, रक्तपित्त में इंडिकेट है। क्या क्या क्वाथ है यहाँ पे, वासा क्वाथ, वासादि क्वाथ, बताओ कौन से ज्वर में था, हमने मैम कोड पढ़ा था वासा जी, जो जीर्ण ज्वर में, ठीक है। वासादि जी क्वाथ किस में था, जीर्ण ज्वर में था। और वासा क्वाथ किस में है, रक्त पित्त में इंडिकेट कर रखा है। क्या बोला है, श्वास कास रक्त पित्त निर्भरणम, श्वास कास रक्त पित्त निर्भरणम किसके लिए बोला है, वासा क्वाथ में ये फलश्रुति आती है। एक है पद्मकादि क्वाथ, और एक है पद्मकादि क्वाथ, और एक है पद्मकादि पेया। पद्मकादि पेया के लिए रक्त निभरणम सिंपल आता है। फिर है वासा घृत, वासा क्वाथ भी है, वासा घृत भी है। वासा घृत के लिए उसके शाखा पत्र और मूल का प्रयोग किया जाता है। शाखा पत्र मूल, एसपीएम, एसपीएम उसका प्रयोग करना है आपको मधु के साथ। सिंपल सी चीज है, अगर एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, क्या क्या है, अगर किसी को ग्रथित रक्तपित्त है तो वहां पे आपको पारावत शकृत का प्रयोग करना है। कैसी शकृत, पारावत शकृत का प्रयोग करना है ग्रथित रक्तपित्त में, ठीक है। पारावत शकृत का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर कंठ में जो है कफ का अनुबंध हुआ है, अगर कंठ में कफ का अनुबंध हुआ है, ठीक है, रक्तपित्त है और रक्तपित्त में अगर कंठ में कफ का अनुबंध हो गया है, कफ आ गया है कंठ में, तो आप क्या यूज करोगे, उत्पल नाल क्षार का प्रयोग किया। उत्पल नाल आपने देखी है, ऐसे करके डंडे की तरह हो गया। अब आप ये सोचो कि कंठ में कफ जमा हो गया है, तो कुछ ना कुछ अंदर डाल के उसको आप निकालने वाले हो, ऐसे समझो बेसिकली। तो क्या है, उत्पल की नाल है वो, किससे निकालोगे आप, कंठ में ग्रथित रक्तपित्त है तो, कंठ में अगर ग्रथित रक्त पित्त हुआ है और उसमें कफ का भी अनुबंध है। एक तो सिंपल हमने पढ़ी, रक्तपित्त अगर ग्रथित है तो पारावत शकृत का प्रयोग करो। एक बोल रहे ग्रथित रक्तपित्त है लेकिन कंठ में उसके साथ कफ का अनुबंध भी है, तो आपको प्रयोग करना है कफ हटाने के लिए उत्पल नाल चार। और इसको किसके साथ करोगे यूज, मधु और सर्पी के लिए। अब कुछ चीज अंदर डालोगे कि तो उसको लुब्रिकेट भी करना है, मधु और सर्पी लगाना है, ठीक। फिर आप बोलते हैं ये मूत्र मार्गगत रक्तपित्त, मूत्र मार्गत रक्तपित्त में ये बोलते हैं शतावरी शीर और चार पर्णी का प्रयोग करना है, ठीक है। कृष्ण पर्णी, शाल पर्णी, ये वाली चीजें, ठीक है। तो चार पर्णी का प्रयोग पय के साथ किसमें करोगे आप, मूत्र मार्गत
रक्त पित्त में कर लोगे। तो शतपर्णी याद रखो, शतपर्णी, शतपर्णी, शतपर्णी क्या है, मूत्र में यूज करनी है, शतपर्णी मूत्र में यूज करनी है। तो शत से शतावरी शीर और पर्णी से चार पर्णियां हैं पय के साथ, जिनका प्रयोग मूत्र मार्गत रक्तपित्त में करना है। तो हमने पढ़ा सिर्फ ग्रथित रक्तपित्त में परावत शकृत, और ग्रथित रक्तपित्त अगर कंठ में हुआ है और कफ का भी अनुबंध है तो क्या करेंगे, उत्पल नालशार मधुसर्पी के साथ। और अगर मूत्र में क्या पढ़ा हमने, शतपर्णी कोड पढ़ा, तो शतावरी शीर और चार पर्णी पय के साथ। गुद मार्गत अगर रक्तपित्त है तो इसके लिए कोड याद करेंगे, जो मोची है उसके मोची की गुदा में हरे रंग का क्या है, वट है। मोची की गुदा में क्या है, हरे रंग का वट है। तो मोची से याद आएगा आपको मोच रस, ठीक है, मोची से मोच रस। गुदा से बात हो रही है गुदमार्गत रक्तपित्त की, हरे रंग का है तो हिनबेर नील उत्पल नागर, याद रखना, हरे से हिनबेर की बात हो रही है, हिनबेर नील उत्पल नागर। ठीक है, हरे रंग का क्या है, वट है, तो वट शुंग अवरोह, वट अवरोह वट शुंग, वट अवरोह वट शुंग की बात कर रहे हैं, वट अवरोह वट शुंग की। तो क्या है, मोची की गुदा में क्या है, हरे रंग का वट है, मोची की गुदा में हरे रंग का वट है। मोची से मोचरस का प्रयोग पय के साथ, और हरे रंग का है तो हिनबेर नीलोत्पल नागर, और वट से वट अवरोह वटशुंग, वट अवरोह वटशुंग। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं नासागत रक्तपित्त। नासागत में क्या करना है, अब कोई चीज नास नाक में हुई है तो आप क्या दोगे उसमें, अपीड नस्य का प्रयोग करोगे। और किसका दोगे ये अपीड नस्य, वासा का अपीड नस्य। ठीक है, तो आपकी नासा में क्या है, रक्तपित्त बस गया है, बहुत बुरी बुरी तरह के रक्तपित्त आपकी नासा में बस गया है। तो ना से नासा, ना से नील उत्पल का भी प्रयोग यहाँ पे गैरिक के साथ पढ़ रहे हैं। गैरिक के साल नीत उत्पल कहाँ पर पढ़ रहे हैं, खिंबेर नील उत्पल पढ़ा था, तो हरे रंग का वट पढ़ा था हमने, मोची की गुदा में था। तो वो बात हुई थी गुदमार्गत रक्तपित्त के लिए, लेकिन नील उत्पल के साथ गैरिक की बात हो रही है नासागत रक्तपित्त में, और बस गया तो वासा का अवपीड़। ठीक है, चंदन और सिताजल ऐसे ही बस देख सकते हो। एक है समंगा धात की लोद्र और मोचरस, समंगा धात की लोद्र और मोचरस। ठीक है, तो ये किसमें है, ये भी नासागत रक्तपित्त में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट वासा का अवपीड़ और नीलोत्पल और गैरिक। ठीक है, ये वाला याद रखना है। फिर ये क्या बोलते हैं, लास्ट में एक रेफरेंस आता है, धारा ग्रह और भूमि ग्रह में निवास करना चाहिए और वैदुर्य मुक्तामणि का प्रयोग करना चाहिए, धारण करें, क्योंकि शीतल शीतल चीजों की हमें इसमें जरूरत है। तो धारा ग्रह, भूमि ग्रह, वैदुर्य मुक्तामणि का धारण करना चाहिए।